गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक होगा जो प्रीवियस हमारी क्लास थी। लेकिन डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस कर रखा है, डिफरेंट टाइप की, जस्ट लाइक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उन सब चीजों की जरूरत हम लोगों को थोड़ा इस क्लास में होगी और बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, हम इस चीज को समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी एटम है या कोई भी पार्टिकल है, वो कितने तरीके से एनर्जी एक्वायर कर सकता है, उसके एनर्जी एक्वायर करने के कितने वे हो सकते हैं। या मैं दूसरी फॉर्म में ऐसा कहना चाहूं कि मेरे पास कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल है या कोई पार्टिकल है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने फ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत मेरे को होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये फ्री कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा डिफर वर्ड यहां पे आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम के, बिल्कुल है इक्विवेलेंट। जैसे मैं ऐसा कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट है, अब उस पॉइंट को अगर मुझे स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट करना है, उसकी पोजीशन को बताना है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को बताना है, उसके ओरिएंटेशन को बताना है, तो मैं नॉर्मली 3 कोऑर्डिनेट यूज करता हूं, जैसे x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम या किसी पार्टिकल की एनर्जी को डिस्क्राइब करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ फ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। उन फ्री कोऑर्डिनेट्स को ही मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रीफिंग थी। अब एग्जाम में डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिफाइन आती है तो हमें कैसे लिखना होगा, ये बात हम लोग जरा समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। किसी भी फ्री स्पेस में, एटम की जगह मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई पार्टिकल भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम की अरेंजमेंट को बताने के लिए, किसी मॉलिक्यूल के अंदर अरेंजमेंट, एटम्स की अरेंजमेंट को बताने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की मुझे जरूरत होती है, जितनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज की मुझे जरूरत होती है, उसे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता हूं। सेकंड वन डिफाइन जो हमें समझने के लिए बहुत ही अच्छी है, दैट इज व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज का मतलब तरीके, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम कैन एब्सॉर्ब एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं एनर्जी की बात करता हूं, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी की बात करता हूं, तो बेसिकली 3 तरह की एनर्जी मुझे वहां देखने के लिए मिलती है। पहली मिलती है ड्यू टू ट्रांसलेशनल, दूसरी मिलती है ड्यू टू रोटेशनल, और डियर स्टूडेंट तीसरी जो एनर्जी मुझे मिलती है वो मिलती है ड्यू टू वाइब्रेशनल। होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी पार्टिकल होता है या किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, वो ट्रांसलेशनल मोशन ले सकते हैं, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। तो 3 तरीके से, मान लीजिए मेरे पास कोई मोनो एटॉमिक गैस का केस है जिसमें एक ही एटम है, तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन उसके अंदर पॉसिबल है, यानी 3 तरीके से वो एनर्जी को एक्वायर कर सकता है सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए यही मेरे पास कोई मोनो एटॉमिक की जगह पे डाई एटॉमिक गैस है या डाई एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल है, तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, चूंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम अपनी एक फिक्स पोजीशन पे होंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम 3 डायरेक्शंस में, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है। एज वेल एज ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रोटेट हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो 360 डिग्री से रोटेट होंगे, स्पिन कर सकते हैं अपनी जगह पे, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो वो भी एक वे हो सकता है किसका, इनके अपने एनर्जी गैदर करने का, एनर्जी एब्सॉर्ब करने का, या मैं कहूं कि इवॉल्व करने का। तो यहां नो डाउट जब बात आएगी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो रोटेशनल भी पॉसिबल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होगा, लेकिन पॉसिबल होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ट्राई एटॉमिक गैस है या मोनो एटॉमिक गैस है या सपोज डाई एटॉमिक गैस है, अगर मैंने उसको हीट एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा मैंने कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी जगह पे वाइब्रेट भी करेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, एज वेल एज हर एटम अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। तो उसके अंदर वाइब्रेशनल मोड भी हो सकता है
एनर्जी को गैदर करने का। बस ये अगर फिलॉसफी आपको क्लियर हो गई तो मैं समझता हूं अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना बड़ा आसान सा काम है। पहले मैंने यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन किया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है ये बात आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहां से शुरुआत हम लोगों की हो जाती है। यहां पे कोई मैं टू पार्टिकल सिस्टम की बात करता हूं, तो टू पार्टिकल सिस्टम के केस में नो डाउट जो दो पार्टिकल है, मैंने सिस्टम कहा इसका मतलब दो पार्टिकल है, वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो सकते। यहां मैं ले लिया सब, एक पार्टिकल ये ले लिया, दूसरा पार्टिकल ये ले लिया, इनके जो बीच की डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स है, इसलिए मैंने इसको टू पार्टिकल सिस्टम कहा है। तो ऑब्वियसली पहला पार्टिकल तीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे क्या कर सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन ले सकता है। दूसरा पार्टिकल नो डाउट तीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे ट्रांसलेशनल मोशन ले सकता है। अब इन दोनों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस है। अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट पार्टिकल का एक्स एक्सिस आपको बता दिया और एक्स एक्सिस पे ही ये दूसरा पार्टिकल है, तो अब दूसरे के लिए एक्स एक्सिस बताने की जरूरत नहीं है, यानी एक इसमें इंटरडिपेंडेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए हो गई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए हो गई और एक इसमें इंटरडिपेंडेंसी है। तो मैं कह सकता हूं 3 + 3 - 1 दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना आ गया, 5 आ गया। किसके केस में, डाई एटॉमिक के केस में। तो डियर स्टूडेंट्स इसी बात को हमने यहां पे समझा रखा है। ये कह रहा है कि सिस्टम में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, 3 इसकी 3 इसकी। अब चूंकि यहां टू पार्टिकल सिस्टम है तो एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा, फिक्स डिस्टेंस पे होगा तो इसका मतलब एक इंटरडिपेंडेंस होगी। तो ये इस इंटरडिपेंडेंस को मैं यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस तरह से मेरे को 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएंगी। यानी 5 पॉसिबल वे हो सकते हैं कि कोई मेरा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सके। मैं सीधे सीधे ऐसे कह सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स अब इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करना चाहें तो देखिए अभी पीछे जितना भी है वो सारा का सारा एग्जाम में आपको कैसे लिखना है या आप बाद में रिवाइज कैसे करेंगे इसके लिए दे रखा है, तो आप वहां से पढ़ के कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रीफिंग नोट्स है। तो फॉर्मूले की बात हम लोग करें तो देखिए बड़ा मजेदार सा फॉर्मूला हम लोगों ने यहां से जनरलाइज करके दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 3n - k वेयर n, अब डिस्टेंस n क्या है, n है यहां पे नंबर ऑफ एटम्स। मान लीजिए डाई एटॉमिक है तो 2 हो जाएगा, मोनो एटॉमिक है तो 1 हो जाएगा। k है इंटरडिपेंडेंस डियर स्टूडेंट्स। अब k इंटरडिपेंडेंस है तो देखिए डायटोमिक के केस में मैंने एक इंटरडिपेंडेंस आपको बताई थी। अब कोई बच्चा कहता है ये मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा, मोनोएटॉमिक के लिए F = 3 × 1 - 0। बिकॉज ऑफ मोनोएटॉमिक है, एक ही एटम मॉलिक्यूल के अंदर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इंटरडिपेंडेंस 0 होगी। इंटरडिपेंडेंस 0 होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं डायटोमिक की, तो डायटोमिक के लिए F की अगर मैं बात करूं तो 3 × 2 - 1। अभी 2 मिनट पहले मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि 2 एटम है तो 2 एटम के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को मिल गया। -1 इंटरडिपेंडेंस है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट डियर स्टूडेंट्स। अब डायटोमिक गैस में मान लीजिए मैं टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा कर देता हूं, तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा मैं अगर इसका कर दूंगा तो इसमें एडिशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाएंगे। वो मेरा एक स्पेशल केस आता है, अलग केस आता है, इस फॉर्मूले से गवर्न नहीं होता, ऐसे मान लीजिए। डियर स्टूडेंट्स अब मैं ट्राई एटॉमिक की बात करना चाहूंगा। तो ट्राई एटॉमिक के केस में देखिए 2 चीजें पॉसिबल है। पहला कॉन्फ़िगरेशन मेरा ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकता है। ट्रायंगुलर फॉर्म में 3 एटम मेरे लगे हुए हैं, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें इंटरडिपेंडेंस, पहली इंटरडिपेंडेंस मेरे सामने, दूसरी इंटरडिपेंडेंस और तीसरी इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो मेरा हो जाएगा क्या डियर स्टूडेंट्स, देखिए 3 × 3 - 3। अब ये सारे 3 3 3 क्या है, ये 3 तो नंबर ऑफ एटम है, ये एक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 3 यहां पे इंटरडिपेंडेंस है। इस तरीके से 3 3 9 - 3 = 6 हो गया। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मेरे को मिल सकता है डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्या, लीनियर कॉन्फ़िगरेशन।
मान लीजिए मेरे पास ये कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, लीनियर है। तो अब नो डाउट 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। और इंटरडिपेंडेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो पहली इंटरडिपेंडेंसी ये है, दूसरी इंटरडिपेंडेंसी ये है। इस तरह से मेरे को इसी फॉर्मूले से वैल्यू मिल जाती है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो ट्राई एटॉमिक गैस के केस में मेरे को अगर ट्रायंगुलर अरेंजमेंट मिलता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, यानी ये 6 तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 6 मोड हो सकते हैं। और अगर ये मेरा लीनियर कॉन्फ़िगरेशन है तो 7 मोड्स हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। मोनो एटॉमिक का एग्जांपल यहाँ पे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, तो इसके लिए हमारा 3 आ गया। डायटोमिक की बात की तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। और नो डाउट हायर टेम्परेचर्स पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे और भी ये प्रोविजन दे रखा है कि एट हाई टेम्परेचर 5000 केल्विन। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में आपने लेना है। A diatomic molecule has 2 additional degree of freedom due to vibrational motion। ये मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ, तो आपको याद रखना है। Each vibrational motion has both kinetic and potential energies, so 1 degree of freedom of vibrational motion is taken as 2। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हाई टेम्परेचर के लिए ध्यान रखना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हमने आगे दे रखा है और आप लोगों के एग्जाम्पल में भी, वो सॉरी आपके एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली डिस्कस होता है। ये स्पेशल केस है इसलिए। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं ट्राइएटॉमिक गैस की बात करता हूं तो मेरे को 2 कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं, एक नॉन लीनियर मिल सकता है। नॉन लीनियर कॉन्फ़िगरेशन में H2O की बात मैं करता हूं तो ये ट्रायंगुलर हो गया एक तरीके से, जिसको मैं नॉन लीनियर कह रहा हूं वो ट्रायंगुलर हो गया। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, आप सब जानते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है। आपको ये एंगल भी याद होगा, आई थिंक दैट इज 109 डिग्री। तो ये ट्रायंगुलर शेप हो गई, इसको मैं नॉन लीनियर कहूंगा, जस्ट लाइक SO2 का होता है। अब कोई बच्चा मेरे से इसका एंगल मत पूछ लेना, ये तो आप ही को पता होगा, मुझे याद नहीं है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने डिस्कस किया। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का, मान लीजिए मेरे पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा। नो डाउट पहली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो ट्रांसलेशनल के लिए होंगी, दूसरी 3 डिग्री फ्रीडम या 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो रोटेशनल के लिए होंगी, और रिमेनिंग जो भी होंगी वो वाइब्रेशनल के लिए होंगी। तो ये यहां सीक्वेंस है, जैसा मैंने पहले बताया था कि एनर्जी गैदर करने के बाद में जो मोशन है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का, वो पहले ट्रांसलेशनल, फिर क्या अपनी जगह पे रोटेशनल, फिर क्या अपनी जगह पे वाइब्रेशनल, ये पॉसिबल है। तो नॉर्मली जो वाइब्रेशनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, या जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा आता है, वो हम लोगों का हाई टेम्परेचर पे ही आता है, या हम लोग कहेंगे कि जब हमारा कोई पॉली एटॉमिक कॉन्सेप्ट होता है तब आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों का, जिसमें नॉन लीनियर या ट्रायंगुलर शेप के लिए हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने की बात की, कंप्यूट करने की बात की। फॉर्मूले में डाल के मैं पहले ही निकाल के दिखा चुका हूं, 6 होती है। अब लीनियर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, देखिए ये डायग्राम भी हमने यहां दे रखा है छोटा सा। तो लीनियर की अगर मैं बात करता हूं तो नो डाउट लीनियर के केस में हम लोगों को यहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंसी है वो सिर्फ 2 मिलती है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स किसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज क्या है, मैंने आपको इसकी फिलॉसफी में डिस्कस किया था कि हाउ मेनी वेज बाय व्हिच ए मॉलिक्यूल कैन गैदर एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो कितने तरीके हो सकते हैं जिनसे एनर्जी को गैदर करते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मेन मकसद है समझाने का या समझने का। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो यूज है वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से ही हो पाता है। जब तक हम ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ेंगे तब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई यूज नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या कहता है, बड़ा सिंपल सी बात है, ये कहता है कि मामा आए चॉकलेट लाए, घर में जितने भी बच्चे थे सब बच्चों को बिल्कुल बराबर बराबर दे दी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई गलती तो मामा ने की नहीं। हाँ, आप कोई कह रहा है कि जो वो छोटा है उसको ज्यादा मिलनी चाहिए थी, बड़ा है उसको कम मिलनी, नहीं भैया, उन्होंने सबको बराबर बराबर दिया। डियर स्टूडेंट्स, बड़े का मतलब जो पहले आया, छोटे का मतलब जो बाद में आया, लेकिन मिली चॉकलेट सबको बराबर बराबर, बिल्कुल फैक्ट। यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन।
डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हैं या रोटेशनल मोशन की वजह से हैं या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बड़ा सिंपल सा है, एग्जाम में कैसे लिखोगे, दैट इज ब्रीफ्ड हियर। इट स्टेट दैट in any dynamical system in thermal equilibrium, dear students, again I have highlighted here, you can't imagine, जिस समय नोट्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस समय हमें बहुत अटेंटिव होना होता है जिससे कि आपको आगे अटेंशन देने में आसानी रहे। डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन तो सब लिखते हैं, सबको ये बात मामा का एग्जांपल याद रहता है, लेकिन उसमें ये बात लिखना नेसेसरी है कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नॉर्मली है कि आप थर्मल इक्विलिब्रियम को मैं कंपेयर करूं एक बिहेवियर एग्जांपल से, कि मान लीजिए मामा आए घर, किसी बच्चे की तबीयत खराब थी, उसको देखने आए। अब नो डाउट वो थर्मल इक्विलिब्रियम तो है नहीं, उस समय तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं। इसका मतलब जो बच्चा बीमार है उसके लिए हो सकता है वो चॉकलेट के साथ में कुछ फ्रूट्स भी लेके आए, इट मे बी फ्रूटी ले आए, तो अब कोई नहीं कहेगा कि साहब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन वैलिड नहीं हुआ। बिल्कुल फैक्ट है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन तभी वैलिड है जब सारी कंडीशंस, सारी सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, यूनिफॉर्म है, सेम है। तो उसको हमने यहां वन वर्ड में एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन तभी वैलिड है जब हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। Dear students, the energy is equally distributed amongst its various degree of freedom and the energy associated with each degree of freedom is, चलो मामा आए फिक्स भी कर दिया कि भैया एक बच्चे को फिक्स चॉकलेट मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि उनकी पॉकेट में जो हजारों चॉकलेट है, सपोज उनका बिजनेस ही चॉकलेट का है, तो अब ये थोड़ी है कि साहब हर बच्चे को 2-2 हजार चॉकलेट मिल जाएंगी, नहीं, फिक्स है। एक बच्चे को फिक्स चॉकलेट मिलेगी, यानी मामा जब घर से आए तो वो अपने गोडाउन से जितने भी बच्चे थे उन सबको बराबर बराबर चॉकलेट देने के लिए एक फिक्स अमाउंट लेकर के आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलनी है? एक बच्चे को चॉकलेट मिलनी है 1/2 kBT। kB is a Boltzmann constant, T is a temperature. Keep in mind temperature must be here in Kelvin. तो डियर स्टूडेंट्स, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास बराबर एनर्जी होगी और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को थर्मल इक्विलिब्रियम में 1/2 kBT के बराबर एनर्जी मिलेगी, या उसके पास पहले से 1/2 kBT एनर्जी है। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का। दो बातें खास रूप से समझनी है, क्या एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, दूसरा हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास 1/2 kBT के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, T को हमें यहां केल्विन में लेना है। आई हैव अगेन हाइलाइटेड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए मोनो एटॉमिक की बात वो कर रहा है, डायटोमिक की बात नहीं कर रहा। तो केटीजी जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, उसके अकॉर्डिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सा क्या हो गया, du = 0, यानी इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज जीरो है। चलिए मैं हटा भी देता हूं इसे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हाफ mv² एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है। अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3/2 kBT होगी। ये 1 मॉलिक्यूल के लिए निकाला है हमने, फॉर व्हाट, 1 मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे v² क्या है, वही आरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से डिफरेंट डायरेक्शंस में निकालना बड़ा आसान सा काम हो जाता है। आप देखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन में एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे 3 तरीके का मोशन हो सकता है। 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में यहां से 1/2 kBT, 1/2 kBT, 1/2 kBT, ओवरऑल कितना 3/2 kBT हो गया। बट कीप इन माइंड व्हेनेवर वी आर टेकिंग हियर kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट मींस इट बिलोंग्स टू 1 मॉलिक्यूल। ये बात विशेष रूप से रखनी है।
फिर सुन लीजिए, आपने डिफरेंट चैप्टर्स पढ़े, हर चैप्टर की जो पहली क्लास होती है दैट इज वेरी एसेंशियल। उसमें हम लोग सारी ब्रीफिंग करते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या हमारी टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं यहां आगे बढ़ना चाहूंगा। ये हम लोगों ने ब्रीफ कर रखा है किसको, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब यहां से तीनों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv x स्क्वायर, 1/2 mv y स्क्वायर, 1/2 mv z स्क्वायर को 3 kVt के बराबर प्लेस किया। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे 1/2 kVt का कॉन्सेप्ट मिल गया कि भैया x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे बराबर बराबर इनकी एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग एज वेल एज जो kTg है उसके अकॉर्डिंग 1/2 kVt होगा। रेफरेंस, अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना चाहूं, ये 1 मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं इसको 1 मोल के लिए लेना चाहता हूं, किसके लिए लेना चाहता हूं, 1 मोल के लिए लेना चाहता हूं, तो 1 मोल सब लोग समझते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो अगर 1 मोल का कॉन्सेप्ट है तो ऐसी स्थिति में मेरे को Na यानी एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो एनर्जी हो जाएगी 1/2 kBNA इंटू टी। रेशंस kB इंटू Na सब हम जानते हैं, दैट इज 1/2 RT। इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि 1 मोल के लिए मोनो एटॉमिक अगर कोई गैस मेरे पास है, क्या 1 मोल के लिए 1 एटॉमिक कोई गैस है, तो 1/2 RT एक डायरेक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 3/2 RT एनर्जी होगी। यानी मोनो एटॉमिक गैस नॉर्मल टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम पर 1 मोल में टोटल एनर्जी 3/2 RT के बराबर होगी। ये बात आई होप सो आपको अब क्लियर हो गई हो। क्वेश्चंस, इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, या सही मायने में हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी प्लस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो जो डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स हैं उनको हम लोग कैसे यहां से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बात सीखने जा रहे हैं। रिएक्शंस मोनोएटॉमिक का एग्जांपल जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, ये केसेस हम लोगों को मिलते हैं। हम अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो 3/2 kBT ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए मिलता है। अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 मोल के लिए ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, दैट इज हियर, आप देख पा रहे होंगे इसे, मैं फिर दोबारा से एलोबरेट करता हूं, वैसे तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए U इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू 3/kBT, ये 1 मॉलिक्यूल का था। 1 मोल के लिए Na से मैंने मल्टीप्लाई किया, इस तरह से 3/2 RT मिल गया। यहां ब्रीफ भी कर रखा है हमने, लिख भी रखा है, ये किसके लिए है, मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं स्क्वायर करता हूं किसके साथ में, आपको याद होगा dq इक्वल्स टू mc डेल्टा t, याद आ गया। अगर मैं इस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को 1 मोल के लिए लेता हूं, दैट इज cv डेल्टा t। अब 1 मोल में भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेता हूं, रीजन बड़ा सिंपल सा है, आपको याद होगा du प्लस pdv इक्वल्स टू dq ये था। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही ये वाला पार्ट 0 होगा, अल्टीमेटली dq मेरा बराबर हो जाएगा du के। 1 मोल के लिए कंसीडर करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा cv डेल्टा t के, या मैं लिख सकता हूं cv dt के। इस चीज को मैंने यहां ब्रैकेट में मेंशन भी किया हुआ है कि अगर मेरा मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो मैं यहां प्लेस कर सकता हूं du इक्वल्स टू cv डेल्टा t। अब डियर स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर था, ये था 3/2 RT के बराबर। अब अगर मैं क्या करूं, सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दूं, इसको dt कर दूं,
इसको dt कर दूं। अब ये यहां स्मॉल टी और कैपिटल टी का कोई अंतर नहीं है डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही जगह पे टेम्परेचर है, तो लिखने में हो सकता है मेरे से गलती हो रही है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए ऊपर से यूज कर रहे हो तो नीचे भी कैपिटल टी यूज करोगे, नीचे यहां भी कैपिटल टी यूज करोगे। आंसर आ गया जी, कुछ नहीं करना, 3/2 r आ गया बस। तो बच्चों CV जो है वो मेरे को मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1 मोल के लिए यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3/2 r आ गया। अब जो होशियार बच्चे हैं उन्होंने तो पीछे लिख भी लिया, क्या लिख लिया कि सर हम तो जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, इस तरह से हम तो निकाल देंगे Cp इक्वल्स टू R प्लस Cv, हमने तो निकाल भी दी सर R प्लस 3/2 R इक्वल्स टू 5/2 R। गुड डियर स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार सा एस्पेक्ट कि अगर आप यहां से Cv निकाल चुके हैं तो Cp निकालना भी बहुत आसान है। और आगे समझिए क्या गामा, हां जी बिल्कुल वही एटॉमिसिटी, बेसिकली Cp ओवर Cv होता है। आपके पास में यहां पे Cp भी है Cv भी है, तो आप मोनो एटॉमिक के लिए यहां से Cp ओवर Cv भी निकाल के दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। आप ग्रेस्प कीजिए, 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं आपको, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए। चलते हैं बच्चों, देखिए तो यहां हम लोगों ने मोलर स्पेसिफिक निकाला कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सारी चीजें हाईलाइटेड है, आप हाईलाइट चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे जहां आपको एम्फसाइज करना है। मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर की बात हम लोगों ने की तो सिंपली इसमें हमने ऐड कर दिया तो 5/2 आ गया। रेशियो की बात करते हैं, स्पेसिफिक रेशियो गामा इक्वल्स टू Cp ओवर Cv, ये हम लोगों को मिल गया। अब डायटोमिक गैस की बात करते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना, अब डायटोमिक हो ट्राइएटोमिक हो किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे हो, आपने यहां 3/2 R यूज किया था मोनोएटोमिक के लिए, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी आप 3 को रिप्लेस करते जाएंगे क्योंकि मोनोएटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। मैं इस चीज को और यहां थोड़ा सा एक बार पहले फिलोसॉफिकल एक्सप्लेन कर देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए मोनोएटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3, तो आपने लिखा 3/2 R। डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो आप लिखेंगे इसे 5/2 R। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है सर, मैं कुछ नहीं कर रहा। ट्राई एटॉमिक के लिए बात करते हैं, तो ट्राई एटॉमिक के केस में या तो ये 6 होता है या तो 7 होता है, तो आप इसे लिखेंगे 6/2 R या 7/2 R। बस बिल्कुल वही काम करते जाएंगे, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाएंगे, तो आपको Cv डिफरेंट केसेस में मिल जाएगा, उसमें R ऐड करेंगे तो Cp आपको डिफरेंट केसेस में मिल जाएगा, और गामा की वैल्यू यानी Cp ओवर Cv का जो रेशियो है वो अगर आप निकालना देना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक के लिए। अब अगर मान लीजिए कोई मोनोएटॉमिक गैस है मान लीजिए, या डायएटॉमिक गैस है या ट्राइएटॉमिक गैस है, अब आप कहेंगे जी सॉलिड्स की बात क्यों नहीं कर रहे हो, लिक्विड्स की बात क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ बच्चों, वो हमने आगे के लिए छोड़ रखा है क्योंकि जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है उसमें सॉलिड और लिक्विड का जो कॉन्सेप्ट है वो है नहीं, तो हमने यहाँ नोट्स में दिया हुआ है, आगे किसी क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। बाकी सीबीएसई के लिए आपको सिर्फ गैसेस का ही पढ़ना है, पढ़ भी रहे ना आप, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सॉलिड और लिक्विड के बारे में इतना सारा तो आपने पढ़ लिया, और क्या। हाँ ये भी पढ़ सकते हो लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सीबीएसई सिलेबस। कॉम्पिटिटिव वाली जो क्लासेस हैं उनमें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वहां तो क्वेश्चन के डिस्कस होने की, क्योंकि इंटरलिंक होते हैं सारे टॉपिक, जब इंटरलिंक होते हैं तो हमें वो आना चाहिए। चलिए तो गैसेस की बात हम लोग कर रहे थे, तो डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में गैसेस के लिए हमने ये सारा निकाला। अब कोई बच्चा कहता है ये जनरल केस और होना चाहिए, पॉली एटॉमिक। बिल्कुल बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए 7 से भी ज्यादा है, हो सकती है भैया किसी गैस को आप बहुत ज्यादा हीट अप करते हो, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेते हो, बहुत लो प्रेशर पे लेते हो, तो ऑब्वियसली उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो राइज कर जाएगी। तो मैं यहां पॉली एटॉमिक का केस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे सिंपल सा
ये जो यहाँ पे वेरिएबल आ रहा था 3 आ रहा था, 5 आ रहा था, 6 आ रहा था, 7 आ रहा था, बस इस वेरिएबल को चेंज करना होगा। ये मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट पड़े हुए थे, मेरे को इसे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होगा। बाकी सारा वही प्रोसेस जो आप लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। तो डिस्टेंस स्पेसिफिकली डायटोमिक गैस, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बार बार इन चीजों को रिपीट भी करना है कि ये जो है रिजिड रोटेटर की तरह से यूज करता है। मॉडरेट टेम्परेचर पे पड़ जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने 7 के लिए भी दे दिया, 9 के लिए भी दे दिया, स्पेसिफिकली और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए भी हमारा सारा निकल के आ गया, लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए। अब ये चीजों को बार बार मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, बिल्कुल डिट्टो आपने करना है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है, जिस समय आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो सारे हेडिंग्स में आप इन नोट्स को बंद करके देखिए, ये सारे के सारे ई नोट्स हैं, इनको कोई स्टूडेंट डाउनलोड करके प्रिंट कराने की कोशिश ना करे, फालतू में परेशान होता रहेगा। पहली बात तो डाउनलोड होंगे नहीं, डाउनलोड हो भी गए तो भैया एक चैप्टर में इतने सारे पेज होंगे कि पापा मम्मी मारेंगे कि तू कर क्या रहा है, इतनी फोटोकॉपी कहां से करा रहा है। तो भैया ये जानबूझ करके नोट्स आपको इस तरीके के मैंने यहां पे डाले हुए हैं, जिससे कि आप इनको अपने हाथ से लिखें, अपने नोट्स बनाएं। आपको पढ़ना है तो ई नोट्स हैं, आप अपना मोबाइल ओपन कीजिए, लैपटॉप ओपन कीजिए, कंप्यूटर ओपन कीजिए, पढ़ लीजिए, लिखिए अपने आप से। चलिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, अगेन हम लोग 1 मोल के लिए कंसीडर करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम लोग एफ कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लिया। इस तरह से हमारा, मैं लिख के बता देता हूं इसको दोबारा से, बच्चे वरना बच्चे कहेंगे सर तो बोलते रहते हैं, बताते हैं लिखते तो कुछ है नहीं, लिख लेते हैं। चलिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए KBT, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अब अगर इसे मैं 1 मोल के लिए लिखता हूं तो दैट इज 1/2 RT। अगर मैं इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा देता हूं, कितना कर देता हूं, F कर देता हूं, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वेरिएबल है, तो दैट इज F/2 RT। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1 मोल F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं यहां से चीजों को देखता हूं, ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, यहां पे CV निकाला, इसमें मैंने R को ऐड करके CP निकाला, और अब मैं CP ओवर CV का कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूं। तो जनरल फॉर्मूला आ गया। आप चाहें तो पॉलीएटॉमिक का जो जनरल फॉर्मूला है इसको कहीं भी लगा करके 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए आप कोई भी निकाल के दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, ये कुछ हाईलाइट कर रखा है, इसको एक बार मैं डिटेक्ट करता हूँ, समझाता हूँ आपको। Generally, a polyatomic gas has 3 translational, 3 rotational, and certain number of vibrational modes. अब certain number कुछ भी हो सकता है, depends on configuration, depends on temperature again. तो रिएक्शंस उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे ब्रीफ किया। 3/2 kBT for translational, 3/2 kBT for rotational, F-kBT for vibrational. वेरिएबल सिर्फ वाइब्रेशनल रहेगा, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल जो है वो हमारे फिक्स रहेंगे। Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा कॉन्सेप्ट मेरे को 1 मोल के लिए आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे मेरे को गामा इक्वल्स टू CP ओवर CV 4 प्लस F डैश ओवर 3 प्लस F डैश ये मिल गया। तो मेरा मन मैं यहां से निकालना चाहता हूं या मैं यहां से निकालना चाहता हूं, इट डिपेंड्स ऑन यू। चलिए डियर स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा पढ़ोगे कॉम्प्लेक्शंस होंगे, कम पढ़ोगे कॉम्प्लेक्शंस कम होंगे, लेकिन ज्यादा पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्शंस खत्म आपने कर लिए तो यू मस्ट बी सिलेक्टेड इन JEE एज वेल एज इन NEET। ये खूबसूरती है फिजिक्स की। एज यूजुअल डियर स्टूडेंट्स, क्लास के एंड में हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो बड़े आसान से न्यूमेरिकल यहां हम लोगों को मिलने वाले हैं। जो बच्चा रोटेशनल मोशन के, जो बच्चा ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स कर चुका है उसके लिए तो ये बिल्कुल हल्के से न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन अब हल्के कितने भी हैं करने तो पड़ेंगे, करके तो देखने ही पड़ेंगे, वरना तो हो सकता है धोखा दे दें। जितना छोटा न्यूमेरिकल उतना परेशान करेगा। देखो भैया क्या कहता है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। प्रीवियस नॉलेज चाहिए मुझे, ऑक्सीजन क्या है,
बोलो जल्दी से, डायटोमिक है। एनटीपी क्या है? नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर है। 1 ग्राम मास है। बच्चों मैंने अभी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, कहीं भी इन टर्म्स ऑफ मास स्पेसिफिक निकाली थी? बिल्कुल नहीं निकाली थी। किसके टर्म्स में निकाली थी? मोल के टर्म्स में निकाली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रीवियस नॉलेज में 1 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल्स होते हैं ये निकालना पड़ेगा। जब तक मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालूंगा तब तक मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर सकता। तो छोटा क्वेश्चन, बड़ी परेशानी। कोई परेशानी नहीं अगर आपको सारी की सारी चीजें पता है और आप केयरफुली इन चीजों को देख रहे हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक, मैंने बता दिया आपको। एनर्जी एसोसिएटेड 1 मोल। 1 मोल का कॉन्सेप्ट मुझे पता है, डायटोमिक का 5/2 आरडी होता है। इंटरनल एनर्जी की बात की मैंने, तो ये मेरे को मिल गई। अब जहां तक बात है बच्चों, ये 1/32 क्या है? ये 1/32 नंबर ऑफ मोल्स है। 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल होंगे? वो होंगे 1/32। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने डिवाइड किया है मॉलिक्यूलर मास से, वो इसीलिए मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है कि हम लोग यहां पे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर पाए। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। छोटी सी मिस्टेक, फाइनल आंसर रॉन्ग। फाइनल आंसर रॉन्ग। इंटरेस्ट फ्रॉम फिजिक्स गॉन। इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स गॉन। पुअर मार्क्स। पुअर मार्क्स। पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। ये कोई नहीं कहेगा मम्मी पापा से जाकर के हम नहीं पढ़ते, सर क्या पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, कंटीन्यूअस क्लास करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास करोगे, समझ के करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, तो समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, एग्जाम में बहुत डिस्कस होता है। यहां निश्चित रूप से लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ही चेंज होने वाली है। हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी कंटेन्ड बाय द मॉलिक्यूल या बाय द पर मोल एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। इस बात को इसके पूरे सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो केयरफुली यू हैव टू रीड द सॉल्यूशन, देन आफ्टर यू मेक ब्रीफ इन योर नोट्स। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।